So hey everyone, my name is Tamanna. I am second year BM student at ITI जामनगर. So हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि क्रिया शरीर का जो पेपर 1 है उसमें आयुर्वेद पोर्शन में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्रिया शरीर का ही सेकंड पेपर है, उसमें जो आयुर्वेदा वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. जो भी 10 साल के जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उस हिसाब से मैं तुम्हें आज टॉपिक्स बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो जो पेपर सेकंड है उसमें पहला जो टॉपिक आता है ना वो धातु वाला आता है. ठीक है, तो बेसिकली अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स ही पता होनी चाहिए कि धातु होती क्या है. ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें धातु ही नहीं पता तो फिर तुम्हें वाइवा में तुम कुछ नहीं बता पाओगे. तो इसलिए तुम्हें धातु पता होनी चाहिए सबसे पहले, उसका बेसिक. अब धातु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है धातु पोषण न्याय. ठीक है, तो तीनों जो भी न्याय बताए गए हैं, शीर्षदधि न्याय है, खले कपोत न्याय है, वो सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है तीनों न्याय जो है. ठीक है, उसमें तुम एक थोड़ा है ना, एक तो मतलब उसमें जो डायग्राम्स दिए गए हैं ना, पिक्चर दी गई है, उसको थोड़ा बनाने की कोशिश करना, तो वो उसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक ये है, उसमें फिर उसके बाद 7 धातु जो हमारी आती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 हमारी धातु, वो 7 धातु पूरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें क्या क्या तुम्हें याद रखना है. 7 धातुओं के लिए बता रही हूँ मैं कि 7 धातुओं के अंदर तुम्हें क्या क्या याद करना है. ठीक है, तो तुम्हें याद करना है उसकी सबसे पहले तुम्हें एटिमोलॉजी पता होनी चाहिए. ठीक है, सबकी मैं सबके लिए बता रही हूँ 7 धातु के लिए. तो एटिमोलॉजी पता होनी चाहिए, उसका डेफिनेशन डेरिवेशन पता होना चाहिए, उसके जितने भी सिनोनिम्स है वो तुम्हें पता होनी चाहिए. ठीक है, और एक तुम्हें उसकी लोकेशन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ और उसका जो अंजलि प्रमाण है. अंजलि प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे वाइवा MCQ वगैरह में जो है पूछा जाता है, तो अंजलि प्रमाण ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद में मैं पर्टिकुलर तुम्हें कि रस धातु के बारे में बताती हूँ कि रस धातु में तुमने एक श्लोक पढ़ा होगा, रसाद रक्तम तत्वमासम वाला. तो वो एक तरीके से जो है काफ़ी बार मैंने देखा है, अभी मैंने जब पेपर देखी तो उसमें वो बहुत बार एक तरीके से श्लोक को दिया हुआ था, फिर उसको तुम्हें मतलब एक तरीके से डिटेल में उसे बताना था. ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना. और दूसरा इंपॉर्टेंट है रस में कि रस संवहन प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में हाँ एक रस धातु का एक क्वेश्चन ये भी है कि जो रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त, यानी रंजक पित्त जो होता है वो किस तरीके से रस का रंजन करता है. ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. बाकी सबके अंदर उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, किस तरीके से रस धातु का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इन सभी धातुओं के तुम्हें सार के श्लोक याद होने चाहिए. ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सार के श्लोक लर्न होने चाहिए और ये तुमसे वाइवा के अंदर ज़रूर पूछेंगे सार के श्लोक, और तुम्हें ये याद होंगे ना तो तुम्हारा एक जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा पड़ता है. ठीक है, तो तुम्हें सारे के श्लोक तो लर्न होने ही चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम्स, थ्योरी, वाइवा, MCQ सब में काम आएगा तुम्हारे. ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा जो है वृद्धिशय लक्षण, जो भी मतलब रस धातु हो गई, मतलब रस धातु के जितने भी वृद्धिशय होते हैं, रक्त के वृद्धिशय हो गए, और मांस के वृद्धिशय, मेद के वृद्धिशय, मज्जा के वृद्धिशय, शुक्र के वृद्धिशय, सब के तुम्हें विधि श्लोक आने चाहिए. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि रस का जो होता है वो शोष होता है, ग्लानि होता है, अभी मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है. तो मतलब ये इस तरीके से तुम्हें अष्टांग के जो चैप्टर है 11, 12 वो तुम्हें अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, तुम्हें टीचर्स ने बहुत बार बताया होगा, तुम नहीं सुन रहे होगे, लेकिन वो दोनों चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हें सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, रोग निदान में काम आने वाले हैं तुम्हें, तो प्लीज़ उसे पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देन आगे हम देखते हैं हाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो रक्त धातु होती है और पित्त दोष जो होता है हमारा, उनके बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें देखना है. ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं. आश्रय आश्रय भाव. आश्रय आश्रय भाव एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा मतलब आएगा ही पेपर 2 के क्वेश्चन के अंदर, वो हमेशा वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, तो उसे तो तुम्हें करना ही है. ठीक है, आश्रय, और वैसे भी बहुत ईजी सा टॉपिक है तो तुम्हें इसे करना ही है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना. उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ओजस का आता है. तो ओजस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओजस तुम्हारे वाइवा के लिए, थ्योरी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. अब इसमें ओज में काफ़ी सारी चीज़ें आती है.
तो तुम्हें उसकी निरुक्ति पता होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेशन, वही उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जो पर ओज अपर ओज उसकी जो मतलब क्वांटिटी होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। पर ओज अपर ओज क्या होता है, उसका स्थान कहाँ है, लोकेशन क्या है, वो सारी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर दूसरा टॉपिक उसके अंदर ही आता है व्याधि क्षमत्व वाला टॉपिक जो आता है। ठीक है, तो व्याधि क्षमत्व वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक बल वाला आता है, बल वृद्धि कर भाव जितने भी होते हैं वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो ओज के 3 हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन दिए ना, ओजक क्षय, ओजो व्यापत और ओजो विश्रम्स, वो अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। ओज के वृद्धि के लक्षण क्या है, जैसे कि एक ओजो वृद्धि और ओजो क्षय जो लक्षण है वो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिय, वो श्लोक है, मतलब दोनों के श्लोक तुम्हें वृद्धि और क्षय, वृद्धि का क्षय छोटा सा है और तुम्हें वो अच्छे से लर्न है। ठीक है, लर्न होनी चाहिए मतलब। ठीक है, देन तो मतलब ये ओज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर के अंदर भी जो है ओज वाला क्वेश्चन तो आया ही था, मतलब ओज वाला तो हमेशा आता ही है, तो उसको अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उपधातु का आता है। ठीक है, तो उपधातु के अंदर सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि धातु और उपधातु के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो नॉर्मली तुम्हें वाइवा के अंदर भी पूछ सकते हैं कि धातु उपधातु में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि हाँ, तो दूसरा उसमें क्वेश्चन मैंने देखा अभी 10 साल के जो पेपर थे उसमें ये था कि जितनी भी हमारे पास रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जितनी भी हमारी 7 धातुएं हैं, उन सातों धातुओं के जो हमारे उपधातु हैं उनके तुम्हें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। धातु, जैसे रस धातु है उसकी क्या उपधातु है, वो सारे तुम्हें आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब उपधातु के अंदर भी 3 हमारे पास में होती है, स्तन्य होता है, आर्त होता है, त्वक होता है। त्वक से तो मैंने ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन नहीं देखा है, तो इतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं, और स्तन्य और आर्त वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़ना है। स्तन्य के अंदर भी हमारे पास शुद्ध स्तन्य का क्या लक्षण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध आर्तव का वो एक जो श्लोक था पद्म आलक्त सन्निभम वाला जो भी है, एक सुश्रुत का भी श्लोक है, वो दोनों तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है रचना शैली में भी थोड़ा तुम्हें काम आ सकता है, तो इसलिए तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आर्तव वाला। और तो अक्सर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम उसे स्किप कर सकते हो, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है मल। हमारे पास 3 मल है, पुरीश हो गया और मूत्र हो गया और स्वेद है। तो तीनों के अंदर ही तुम्हें श्रोतस यानी पुरीश व श्रोतस जो होता है, जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन मिल गया कि तुम्हें पुरीश व श्रोतस के बारे में बताना है, उसके मूल के बारे में बताना है, तो वैसे तुम्हें तीनों के श्रोतस के बारे में पता होना चाहिए, उनके मूल क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें देखा वो ये था कि फॉर्मेशन किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है एज मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किस तरीके से मूत्र का फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें उसके फंक्शन ऑफ मूत्र, पुरीश, स्वेद, ये सारे तुम्हें अच्छे से पता है, उनके फंक्शंस क्या है, ये भी श्लोक तुम्हें लर्न होने चाहिए, इसके भी क्षय वृद्धि तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब वाइवा में मैं खुद बता रही हूँ, मुझसे खुद से ये सारी चीज़ें मतलब मैंने खुद ने मतलब एक लाइन से याद किए थे, ये क्षय वृद्धि वाले जो भी थे, रस, रक्त, मांस, मेद, मूत्र तक जो भी पुरीश वाले, मल वाले जितने भी थे वो सब लर्न करने हैं, सब ने याद किए, तुम्हें भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब वाइवा के अंदर है। क्योंकि वाइवा में ऐसा होता है कि जब तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा हो ना, तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तुम्हें मतलब कितना श्लोक वगैरह पता है, तो तुम एक लाइन से मतलब 15-20 श्लोक तुम बोल दोगे तो मतलब एक इम्प्रेशन अच्छा होता है। क्योंकि मुझे भी मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था कि मैंने जो है लाइन वाइज पूरे 15-20 श्लोक जो है ऐसे लर्न किए थे, और वही जाके मैंने वो समीता के अंदर भी वही बोले थे और क्रिया में मैंने वही बोले थे। ठीक है, क्योंकि वो सेम चैप्टर्स होते हैं, तो तुम इसको ज़रूर याद कर लेना, 11 और 12 चैप्टर अष्टांग का। ठीक है, उसके बाद में हमारा मल हो गया। फिर उसके बाद में ध्यान रखना धातुओं के जो मल होते हैं, हमने देखे कि अभी तक हमने धातु देखी थी, फिर उसकी उपधातु क्या होती है। अब धातुओं के जो मल होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें टेबुलर फॉर्म में तुम इसे बना सकते हो उसको, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है इंद्रिय विज्ञान। ठीक है, इंद्रिय विज्ञान में वही है, तुम्हें जो एकादश इंद्रिय होती है, ज्ञान इंद्रिय है हमारे पास, कर्म इंद्रिय, उनके नाम पता होने चाहिए सबके। ठीक है, और इसके नंबर तुम्हें पता होने चाहिए, और टाइप्स कितने होते हैं इंद्रियों के वो तुम्हें पता होने चाहिए। ये तुमने पदार्थ में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो थोड़ा हो जाएगा, बट तुम देख लेना एक बार इसमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट मन आता है। तो मन के अंदर 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो उसके कर्म, ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा कि मन के ऊपर सबसे ऊपर जो था एम्फेसिस किया था वो था कि उसके कर्म क्या क्या होते हैं। वो चिंत्यम, विचार्यम, उभयम वाला श्लोक है, वो तुम यहाँ डाल सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में जो मन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है उसके बाद में आत्मा। तो आत्मा और मन तो वही तुम पदार्थ वाला भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और आत्मा के अंदर वही जीवात्मा, परमात्मा, ठीक है, वो कितने टाइप की आत्मा होती है वो तुम्हें पढ़ लेना है। सो जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है निद्रा एंड स्वप्न। तो इसके अंदर क्या मैंने देखा, जो भी अभी क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें टाइप्स ऑफ निद्रा पता होना चाहिए और टाइप्स ऑफ स्वप्न पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के तुम्हें टाइप्स पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि निद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है, स्वप्न की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में यहाँ पे फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी है और उसका जो सिग्निफिकेंस है निद्रा का वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्वप्न और निद्रा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो ये सारे जितने भी मैंने पेपर सेकंड के टॉपिक्स थे आयुर्वेद के वो मैंने बता दिए हैं। मैंने 10 ईयर का जो पेपर एनालिसिस किया है उसमें ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं, तो ये तुम्हें अच्छे से करने हैं और विद श्लोकास करने हैं, ठीक है। और आगे अगर अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट उनके श्लोक्स के जो टर्म्स हैं उनको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो तुम्हें हो जाएगा। अभी तो मार्च में एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट मतलब अभी टाइम है तो हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें जो भी क्वेरीज़ है किसी से भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। और कुछ भी किसी टॉपिक से रिलेटेड हो कि जो तुम्हें टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं कोशिश करूँगी उसको सिंप्लीफाई वे में बताने का। तो थैंक यू सो मच।